जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी, यही आग तुझे फौजी बनाएगी। नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छी आप सभी प्यारे बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी पूरे जोश, जुनून, जज्बे के साथ कर रहे होंगे कि हाँ सर, एक ही सपना, अब की बार फौजी बनकर दिखाना है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आश में मेरे बूढ़े माँ बाप कब से बैठे हैं। हाँ जी, हमारे साथ रोहित भाई, अखिलेश कुमार, अमन, गौतम, चेतन। सर मौसम खराब है मेरे भाई, हमें मौसम से क्या करना है। हाँ जी, हमें तो पढ़ाई करना है। पी कुमार, अशोक कुमार, नीलेश भाई, संदीप। हाँ जी, आप सभी देश के लाडलों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म पर। और बिल्कुल आप सही जगह सही समय आ चुके हैं। बहुत जल्द आपके तन पे वर्दी, कंधों पे सितारे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे बिहार, और बिहार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमने कल लाडले देखी, जहां से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है। और आज हम बिहार का ये सेकंड पार्ट रहेगा, और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे इसके अंदर नर्सिंग वाले हैं जिनके अभी बायोलॉजी की क्लास भी चल रही है, वो बच्चे परेशान ना होना, आप इस क्लास को बाद में देख लेना, आपके माई कोर्स में ये सेव हो जाएगी। क्लियर है? चलिए हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लाडले बिहार पार्ट 2 आज रहने वाला है। क्लियर है? बिहार पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, बिहार पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो आपके आर्मी एग्जाम की दृष्टि से अच्छे अच्छे प्रश्न जो यहां से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज लाडले डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है जी? चलिए, मधुबनी कला शैली बिहार की प्रसिद्ध है। कल एक बच्चा कह रहा था कि सर ये पॉइंट आप लिखवाइए, इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए। मधुबनी कला शैली ये लाडले किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है यह बिहार की प्रसिद्ध है। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, ठीक है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कला शैलियां होती है, लेकिन उनमें से जो मधुबनी कला शैली है, जो बिहार वाली, ये प्रसिद्ध है लाडले। चलिए, अब सभी प्यारे बच्चे स्टार लगा के लिखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार, कल जहां पर आपने छोड़ा था ना, उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है। क्लियर है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है? ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। बिहार की जनसंख्या कितनी है? आप सभी को याद रखना है, बिहार की जनसंख्या है 10 करोड़। पहले नंबर पे कौन से है? उम्मीद है आप सभी को पता होगा। पहले नंबर पे हमने आपको लिखवाया था लाडले उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी है गुरुदेव? जनसंख्या है 20 करोड़। दूसरा हमने जनसंख्या की दृष्टि से आपको लिखवाया लाडले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है सर? 11 करोड़। और तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है बिहार,
जिसकी जनसंख्या है 10 करोड़। ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। प्रश्न आ सकता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, बिहार है। क्लियर है? हाँ जी, एकदम सर क्लियर है। लिखिए ईमानदारी के साथ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए ईमानदारी के साथ लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार से पूछे जाते हैं। चलिए, उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चों ने लिख लिया होगा। आगे चलें, चलो सर। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन आप सभी प्यारे बच्चों को लिखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है कौन सा है? आप कहोगे सर बिहार है। क्लियर है? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है सर? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति यहां निवास करते हैं बिहार के अंदर। आप सभी को याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर बिहार है। क्लियर है? हाँ जी, पिछली क्लास छूट गई है तो पिछली लेना है, अभी ये क्लास होने के बाद आराम से लाडली ले लेना। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आप सभी शेयरों को लिखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर होना चाहिए बिहार। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। अभी लड़ले आज के दिन ही जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। लेकिन ये प्रश्न डीप हो जाता है। आर्मी के अंदर क्या पूछा जाएगा? आर्मी के अंदर पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर होना चाहिए सर बिहार है। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान रखना लाडले, आप सभी प्यारे बच्चों ने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, महावीर स्वामी का नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। तो लाडले ध्यान रखना, जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियां हुई थी, उनमें से 3 संगीतियां हैं वो बिहार में हुई थी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। पहली, दूसरी, तीसरी जो बौद्ध संगीतियां थी वो बिहार के अंदर हुई थी। तो यहां से प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर हुई थी। तो बहुत सारे रिलेटेड प्रश्न हैं जो बिहार से तैयार होते हैं। तो अब मैं आपको लाडले आगे 15 से 20 मिनट तक है,
वो लाडले मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बौद्ध धर्म। हालांकि ये इतिहास का टॉपिक है। जब आपके बैच में इतिहास की क्लास स्टार्ट होगी तो अपने जो हिस्ट्री वाले सर है वो अलग से भी आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके पेपर के लिए। तो ये टॉपिक मैं अभी आपको आर्मी एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म, वो आपको अभी इसी राज्य दर्शन के साथ आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? 15 से 20 मिनट के अंदर, और 101% आपके एग्जाम में वहां से प्रश्न भी आएगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर बौद्ध धर्म जैन धर्म आप दोबारा सर के द्वारा और पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर ये तो मुझे आता है। चलिए, क्योंकि हम एक भी वो पॉइंट मिस नहीं करना चाहते जो आपके एग्जाम के लिए लाडले इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार सभी प्यारे बच्चे इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए सर आप बहुत अच्छे दिखते हैं। अच्छा चलिए लाडले, अब आप सभी प्यारे बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं क्या? बौद्ध धर्म। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे, इस जैन धर्म के अंदर ही अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्योंकि यहां से आर्मी के एग्जाम में आप मान के चलिए इतिहास से अगर प्रश्न आता है तो पहला प्रश्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो ईमानदारी के साथ लिखना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से इसको हम समझेंगे पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म। लाडले, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? आप कहोगे सर बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ये आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। आप फोटो भी देख सकते हैं, गौतम बुद्ध की फोटो आप सभी लाडलों को दिख रही होगी यहां पर। क्लियर है? गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए आपके एग्जाम के अंदर ये जो गौतम बुद्ध है ना, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि इस गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इस गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए सर गौतम बुद्ध का जन्म है यह 563 ईसा पूर्व है। 563 ईसा पूर्व जन्म इनका हुआ। कहां जन्म हुआ इनका लाडले? लुम्बिनी नेपाल में। कहां हुआ जन्म सर इनका? जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इनका जन्म हुआ लाडले लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां है? ये नेपाल के अंदर है। आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। ठीक है जी। इनके पिताजी का नाम क्या था? आप कहोगे सर गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ये किस वंश से थे? तो लाडले ये सांक्य कुल वंश से थे। ये आपको ध्यान रखना है, सांक्य वंश से थे। अगर प्रश्न आ जाए गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से है तो ध्यान रखना सांक्य वंश से है। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अब आप सभी प्यारे बच्चों को पता है जब हमारे परिवार के अंदर भी किसी नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। क्लियर है सर? पंडित जी को हम बुलाते हैं। पंडित जी आता है, आते ही बच्चे का क्या करता है? नामकरण करता है। उसकी हाथों की लकीरों को देखता है कि ये जीवन के अंदर आगे क्या करेगा। पंडित जी बताता है कि हाँ ये जो गौतम बुद्ध है ये आगे जीवन के अंदर ये सन्यासी बनेगा, ये बड़ा संत बनेगा। और ये बातें सुनकर जो शुद्धोधन थे ना लाडले,
इनको अलग ही प्रकार की घबराहटी हो गई कि यार एक ही तो बेटा है, अगर यही साधु संत बन गया तो फिर मेरे परिवार को आगे कौन चलाएगा। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो लाडले शुद्धोदन ने फिर जैसे जैसे गौतम बुद्ध बड़ा हुआ, इसके बचपन का नाम भी रखा गया था, आप सभी को पता होगा। सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या रखा? आपका भी बचपन का नाम होगा, आप कहोगे सर इनके बचपन का जो नाम रखा वो था सिद्धार्थ। ये आपको ध्यान रखना है। अब सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़ा हुआ, पिताजी की चिंता बढ़ती गई कि यार लड़का तो जब बड़ा होगा तो ये तो सन्यासी बनेगा। अभी आपका हाथ देख के कोई बता दे कि यार आपका सिलेक्शन फौज में होगा या आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो आपके पिताजी को चिंता तो होगी कि यार मैंने अपने लड़के को इतना बड़ा किया है, पाला है, और कब से इंतजार कर रहा हूं कि मेरा बेटा कब कामयाब होगा। और कोई आकर ये कह दे कि आपका लड़का जिंदगी में सक्सेस होगा ही नहीं, तो पिता को अलग ही प्रकार की टेंशन होती है। तो पंडित जी ने गौतम बुद्ध के बारे में भी यही कहा कि ये आगे चल के सन्यासी बनेगा, संत बनेगा, बाबा बनेगा। तो लाडले ध्यान रखना, जैसे जैसे सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध है ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो महज 16 वर्ष की आयु में शुद्धोदन ने यह सोचा कि क्यों ना हम लड़के की शादी करवा दे, ताकि परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि ये फिर सन्यासी का काम ना करें, और अपना परिवार भी है, वो वंश भी है, वो भी आगे बढ़ेगा। तो लाडले महज 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी करवा दी। क्लियर है, गौतम बुद्ध की शादी करवा दी। तो लाडले गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, पहले आप माता का नाम लिख लीजिए, इनकी माता का नाम था लाडले महामाया। क्या नाम था? महामाया। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इनकी शादी करवाई महज 16 वर्ष की उम्र में। तो लाडले इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अब आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, शादी करवाई है तो कुछ समय बाद पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। तो कुछ समय बाद इनको एक लड़का हुआ, पुत्र हुआ, जिसका नाम था राहुल। अब शुद्धोदन था ना लाडले, थोड़ा माइंड फ्री हो गया कि हाँ यार लड़के की शादी करवा दी और अब तो एक लड़का भी हो गया, अब तो बेटा और पोता दोनों है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब तो लड़का कहीं जाएगा नहीं। लाडले ध्यान रखना, ये इतने सारे यहां तक पहुंचे, तो इससे पहले पहले इनकी जो माताजी थी ना, जिनका नाम है महामाया, ये माताजी गुजर चुकी थी। अब इसी माताजी की एक बहन थी, इनकी मौसी। क्लियर है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इसका जो लालन पालन है या ध्यान रखा आगे किसने रखा? आप कहोगे सर मौसी ने रखा। यह भी ध्यान रखना है, प्रश्न कभी कभार आता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन है वो किसने किया? प्रजापति गौतमी, इसकी मौसी थी। चलिए, यहां तक किसी को डाउट? ईमानदारी से सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। पिता शुद्धोदन थे, शाक्य वंश के राजा थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखिए फटाफट। सर राहुल के पिता कौन है? राहुल के पिता मेरे भाई आप और हम तो है नहीं, गौतम बुद्ध है यार, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है ना। चलिए लिखो फटाफट। सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। अरे आएगा लाडले, तभी तो इस टॉपिक को हमने बीच में लेके आए हैं। क्लियर है, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। अब देखिए लाडले, इतना सारा काम है वो इनके साथ हो गया। अब पिताजी है यहां पर बेफिक्र हो गए कि यार अब लड़का है, अब ये सन्यासी बाबा संत नहीं बनेगा। तो कुछ समय बाद जो सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध था, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपना जो भी राज्य है, जितना भी अपना राज्य है, एक बार इसका भ्रमण तो करते हैं।
पूरे राज्य को एक बार घूम कर आते हैं ताकि प्रजा की समस्या का भी पता चले, लोगों से भी मिले कि भाई साहब क्या हालचाल है आपका। तो लाडले ध्यान रखना, सिद्धार्थ ने अपने पिताजी को कहा कि भाई साहब अब मैं राज्य का भ्रमण करूंगा। अब जो शुद्धोधन जी थे उन्होंने गांव के अंदर ऐलान करवा दिया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, मेरा पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भ्रमण करने के लिए आ रहा है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो लाडले इस गौतम बुद्ध का ध्यान रखना, जो सारथी था, एक चन्ना नाम का एक सारथी था। क्लियर है, तो सारथी को लेके चन्ना और गौतम बुद्ध दोनों राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल गए। अब गांव के अंदर और तो नहीं दिखे, लेकिन इनको लाडले ध्यान रखना 4 अलग प्रकार के दृश्य मिले। क्लियर है, घर से जैसे ही निकले तो 4 दृश्य इनको मिले। आप सभी प्यारे बच्चे लिखना, घर से निकलते ही, घर से निकलते ही 4 दृश्य मिले। कैसे मिले वो आपको हम बताते हैं। पहला इनको मिला लाडले एक बूढ़ा व्यक्ति। पहला इनको जो व्यक्ति दिखा वो लाडले कैसा था, वो बूढ़ा व्यक्ति था। अब जो गौतम बुद्ध था, जो सिद्धार्थ था, ये तो हट्टा काटा जवान था। इसने अपने सारथी चन्ना को कहा कि चन्ना ये कौन है। चन्ने ने कहा कि बुद्ध जी ये बुढ़ा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बुढ़ा। गौतम बुद्ध के मन में विचार आया कि यार हम भी कभी बूढ़े होंगे। चन्ना ने कहा हाँ जी साहब, अभी आप जवान हो, लेकिन जैसे जैसे आपका जीवन गुजरेगा आप भी एक ना एक दिन बूढ़े जरूर होंगे। हम भी होंगे, आप भी होंगे। क्लियर है? फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे चले राज्य की ओर। आगे चले तो फिर लाडले इनको मिला एक बीमार व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति मिला? बीमार व्यक्ति मिला। फिर गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि क्या हम भी बीमार होंगे? चन्ना ने कहा बिल्कुल बीमार हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे और चले कि चलो बीमार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले और तो फिर इनको मिला लाडले सहू। 4 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको 4 व्यक्ति कंधों पे उठा के ले जा रहे थे। बुद्ध ने पूछा कि चन्ना क्या हमारी भी मृत्यु होगी? तो चन्ना ने कहा जी हां, इस संसार के अंदर आए हैं तो एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना होगा। वो कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे बंधु, क्या लेकर जाओगे? तो एक ना एक दिन है वो जाना पड़ेगा जो इस धरती पर आया है। क्लियर है जी? फिर आगे चलें कि यार मरना तो पड़ेगा। फिर आगे चले तो इनको एक मिला लाडले सन्यासी। कौन मिला? इनको एक सन्यासी मिला। अब गौतम बुद्ध जी ने रोका, भाई साहब सारथी चन्ना जी रुको, कहां जा रहे हो? ये कौन है? ये अलग ही लेवल का आदमी है। तो कहा ये सन्यासी है, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। ये घर बार लुगाई माता पिता अपने पुत्र सबको त्याग कर आ गया है और ये सिर्फ भगवान की आराधना कर रहा है। ये सन्यासी है। वहां से थोड़ी जो गौतम बुद्ध था ना लाडले, उनके माइंड में उनको लगा यार ये आदमी सबसे बढ़िया है। कहा ठीक है चन्ना, अपना भ्रमण हो गया, अब घर चलते हैं। तो लाडले चन्ना जी और बुद्ध जी है, ये दोनों आ गए घर, आराम से रहने लगे। क्लियर है? घर आ गए। अब घर आने के बाद आपको पता है पंडित जी ने बचपन के अंदर ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बुद्ध जी है, जो सिद्धार्थ बेटा है, गौतम बुद्ध है, ये तो सन्यासी बनेगा, ये संत बनेगा, बाबा बनेगा। तो जैसे ही इनकी आयु 29 साल हुई, वो कहते हैं ना लाडले कि किस्मत में जो लिखा होता है वो एक ना एक दिन जरूर मिलता है। क्लियर है? आपके किस्मत में अगर इंडियन आर्मी की नौकरी लिखी है, फौज की वर्दी लिखी है, तो वो आपको 101% मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। हमारे नसीब में इंडियन आर्मी की नौकरी नहीं थी। हमने 8-10 आर्मी की भर्तियां देखी, टीए की भी देखी, सारी देखी। हम मेडिकली अनफिट थे, क्योंकि भगवान ने हमारी तकदीर के अंदर आपको पढ़ाना लिखा था
कि यार इसके अंदर काबिलियत है, अगर ये फौज में लगा तो एकमात्र अकेला अपने परिवार का, देश की रक्षा करेगा। क्यों ना इसको इस लाइन में सेट करते हैं, ताकि हजारों गरीब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, जिनको बहुत कम फीस के अंदर ये पढ़ाएगा, सिस्टम बनाएगा और हजारों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को सेना के अंदर भेजेगा। ये हमारी तकदीर थी। उसी प्रकार गौतम बुद्ध की जो तकदीर थी वो यही थी कि आने वाले जैसे ही जवान होगा उसके बाद ये सन्यासी बनेगा, बाबा बनेगा, संत बनेगा और प्रचार प्रसार करेगा अपने धर्म का। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आप सभी प्यारे बच्चे नेक्स्ट लाइन के अंदर यहां पर लिखेंगे कितने वर्ष की आयु के अंदर, तो ध्यान रखना 29 वर्ष की अवस्था में आप सभी नौजवान लिखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर छोड़ दिया। क्लियर है? छोड़ दिया या त्याग दिया। क्लियर है? बाहर निकल गए जंगलों के अंदर कि हां भाई अब हम सन्यासी बनेंगे, घर नहीं रहेंगे। क्लियर है? अब ये जो घर छोड़ने की लाडली जो घटना है, ये जो घर छोड़ दिया, ये जो घटना है, इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर लाडली किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, इस घटना को जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से। महाभिनिष्क्रमण के नाम से एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ये घटना क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? अब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, उसके बाद लाडले लगातार 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए और 6 साल बीत गए। इतने 6 सालों की कठिन तपस्या, कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? महज 6 वर्ष के बाद। लाडले 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। अब आप सभी प्यारे बच्चे यहां से सीख ले सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या, इतना कठोर संघर्ष करने के बाद, कम नहीं होते मेरे लाल, 6 वर्ष संघर्ष करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो लाडले फिर आप क्यों डगमगाते हैं, क्यों डरते हैं कि सर मैंने तो पिछले 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था, मेरा क्यों नहीं हुआ? आप इनसे सीखिए मेरे भाई। वो कहते हैं ना कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज नहीं तो कल लाडले सफलता है वो 100% मिलेगी। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर छोड़ दिया और 6 साल कठिन तपस्या की, कठिन मेहनत, कठिन संघर्ष किया और लाडले 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कितने साल हो गए? 35 वर्ष। तो लाडले ध्यान रखना, 29 और 6 कितने हो गए सर? 35। 35 साल की उम्र में आप सभी प्यारे बच्चों को लिखना है, यहां पर बहुत अच्छे से इस लाइन को लिखना है। गौतम बुद्ध को, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा 101%। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया। बोध गया कहां है लाडले? बोध गया बिहार में है, याद रखना है। क्लियर है? गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में लाडले ध्यान रखना
निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए आर्मी के एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न आएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? आपका आंसर होना चाहिए बोध गया बिहार में। किस नदी के किनारे हुई? आपको याद होना चाहिए निरंजना नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और यही बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। इसीलिए लाडले हम बौद्ध धर्म आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। अरे मजा आ रहा है या नहीं? ऐसा ना सोचना कि बिजू सर आप स्टैटिक जी के पढ़ाते हो, हिस्ट्री कब से पढ़ाने लगे। मेरे भाई मैंने अपने आप को फौज के पेपरों में रगड़ा है। मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूं, साइंस भी पढ़ा सकता हूं, जी के कंप्लीट पढ़ा सकता हूं और पढ़ाता भी हूं। क्लियर है? तो आप बेफिक्र रहिए, आर्मी के ऑल सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छी बारीकी से पढ़े हैं। किस्मत थोड़ी खराब थी, मेडिकली अनफिट था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी मेरे दोस्त वगैरह मित्र वगैरह को पहले जब मैं तैयारी करता था उस टाइम उनको मैं पढ़ाता था ऑल सब्जेक्ट, और आज वो सरहद पर है, मां भारती की रक्षा कर रहे हैं। हाँ जी लिखिए फटाफट सभी प्यारे बच्चे। देखिए अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर हम महात्मा बुद्ध पढ़ते हैं, हम गौतम बुद्ध पढ़ते हैं, आखिरकार ये मसाला क्या है समझ में नहीं आता है। लाडले ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लाडले ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनका नाम हो गया महात्मा बुद्ध। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। लिखिए ईमानदारी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिए उसके बाद हम लाडले आगे चलते हैं फटाफट। आप सभी प्यारे बच्चे लिखिए, सर आप यूपीएससी की तैयारी करते? अरे नहीं मेरे भाई, फौज की वर्दी का जो नशा होता है ना, ये अलग लेवल का नशा होता है, इसका कोई तोड़ नहीं। हमारा एक ही सपना था कि या तो फौजी बनेंगे या फौजी बनाएंगे। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। अभी आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहा है उसे पूछो आप कि भाई साहब आप आर्मी को छोड़ के एसएससी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे? वो कहेगा नहीं, आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी। मुझे जाना है सिर्फ आर्मी के अंदर, दूसरी बाकी सब नौकरियां हैं, जब नौकरी करना है तो फौज की करो। इसका जो नशा है, इसका जो जुनून है, जो पावर है, जो इज्जत है, जो रेस्पेक्ट है, वो अलग लेवल की है लाडले। हाँ जी लिखिए फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी आप कहोगे सर 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनके गुरु तो होंगे ना कोई। तो लाडले ध्यान रखना, इनके जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। 2 गुरु थे इनका, पहला गुरु था अलार कलाम, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और गुरु थे लाडले जिनका नाम था उद्दल। क्या नाम था? उद्दल। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अलार कलाम तो आपको याद रखना है, दूसरा गुरु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ज्ञान के बाद लाडले महात्मा बुद्ध कहलाए, ये आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। हाँ जी यहां तक कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। अब भाई साहब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्लियर है? ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आप सभी को पता है जहां मन करे वहां उपदेश दे सकते हैं। क्लियर है? जैसे आपने फौज की अगर एक बार रनिंग क्लियर कर ली ना, तो दूसरे आपके जो छोटे भाई है, जो मित्र है, उनको आप सलाह दे सकते हैं, उनका आप कोच बन सकते हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं कि यार फिजिकल की तैयारी, रनिंग की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आपने पहले फिजिकल क्लियर कर लिया है तो आपको अच्छा खासा उस फील्ड का नॉलेज है। तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो क्यों ना
अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस ज्ञान को पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो लाडले गौतम बुद्ध जी चले कि हाँ जी चलिए पहला उपदेश देते हैं। तो लाडले लिखिए, महात्मा बुद्ध ने, आप सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके एग्जाम के लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। कहां दिया लाडले? सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है ये कहां दिया लाडले? सारनाथ में दिया। सारनाथ है कहां पर? यूपी में है, आपको ध्यान रखना है। सारनाथ में दिया, ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। लाडले आप कहोगे सर ये जो उपदेश दिया है बौद्ध धर्म में, इस उपदेश देने की जो प्रक्रिया होती है, या आप कह सकते हैं ये जो घटना होती है, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? आप कहोगे सर इसको जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। किसके नाम से जानते हैं? याद रखना, इसको जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ये आप सभी प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लाडले इस घटना, इस परिवर्तन को, इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ये आप सभी लाडलों को ध्यान रखना है। यहां पर आपका एक प्रश्न होगा कि सर ये महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे रहा है ये कौन सी भाषा में उपदेश दे रहा है? तो लाडले ध्यान रखना, यह पाली भाषा में उपदेश दे रहा है। ये आप सभी लाडलों को याद रखना है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए। आपका आंसर होना चाहिए सर पाली भाषा में दिए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे देखिए, अब लाडले पहला उपदेश सारनाथ में दे दिया, ये उपदेश इनका सक्सेस हो गया। तो लाडले महात्मा बुद्ध रुकने वाले थोड़ी थे, स्टार्ट कर दिए डेली डेली प्रवचन अपने। क्लियर है? आगे लिखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश कहां दिए लाडले? ध्यान रखना, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में दिए, ये आपको ध्यान रखना है। आर्मी के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था लाडले, ध्यान रखना। ये जो श्रावस्ती है ना, ये कौशल देश की राजधानी है। कौशल देश की राजधानी है। आर्मी के पेपर में पिछली भर्ती में प्रश्न आया था कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और 4 ऑप्शन थे जिसमें एक ऑप्शन था ये कौशल। क्लियर है? कौशल, अवंती, वजी, ऐसे ऑप्शन थे। आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, कौशल है ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश है ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। क्यों दिए सर? क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे ना, वो सबसे ज्यादा श्रावस्ती के अंदर थे, इसलिए सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए। अंतिम उपदेश भी लाडले महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लिख लेना, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया? अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश भी लाडले आपका श्रावस्ती में दिए। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब लाडले ध्यान रखना, उपदेश दे दिए, सारे काम हो गए, खूब अपने धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, पूरे एशिया के अंदर
अपने प्रवचन दिए। इसीलिए ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? लिखिए, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। ये आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। ये आप सभी लाडलों को याद रखना है। प्रश्न आएगा, एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बहुत अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी, लाइट ऑफ एशिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, कौशल क्या है? कौशल देश की राजधानी है लाडले, श्रावस्ती। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, वैसे आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे तो ये बहुत सारा डीप है लाडले, लेकिन वो आर्मी लेवल का कंटेंट नहीं है। इसके अंदर बहुत ऐसी लाइनें हैं जो हमने कट की है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना है जहां से आर्मी के पेपर में सीधा का सीधा प्रश्न आपको मिले। क्लियर है मेरे लाल? एकदम सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आप कहोगे सर आगे चलते हैं। अब लाडले ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध है, ये लाडले इतने सारे काम करने के बाद उनकी उम्र हो गई लगभग 80 साल, और यहां हो गई महात्मा बुद्ध की मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। कहां पर लाडले? कुशीनगर में हुई। कहां हुई? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, 80 वर्ष की उम्र में इनकी जो मृत्यु है, ये लाडले कुशीनारा या कुशीनगर में हुई। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो इस मृत्यु की लाडले, इस जो घटना को, इस परिवर्तन को वो किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से। क्लियर है? महापरिनिर्वाण, ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। हाँ जी, बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ था, वो भी आपको ध्यान रखना है लाडले। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। इसके अंदर लाडले ध्यान रखना किसका उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चों ने यहां ईमानदारी के साथ लिखा होगा। हाँ जी, उसके बाद लाडले ध्यान रखना, हाँ सर जातक कथाएं, हाँ लाडले जातक कथाएं हैं, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप सभी प्यारे बच्चे निश्चिंत रहिए, लिखिए फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट लिखिए। हाँ जी, जातक कथाएं है ना, ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है लाडले। इसमें किसका उल्लेख मिलता है अभी बताते हैं आपको। लिखिए आप सभी, जातक जो कथाएं हैं इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं में ध्यान रखना किनका उल्लेख मिलता है, तो जो भगवान बुद्ध थे ना लाडले, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है।
ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। उसके बाद लाडले ध्यान रखना, ये जो बौद्ध धर्म था ना, आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, ये दो शाखाओं में टूट गया था, हीनयान और महायान। उसके बाद बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, जिसमें से 3 जो संगीतियां थी वो बिहार में हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संगीति है वो लाडले कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। क्लियर है मेरे राजा? एकदम सर क्लियर है। फटाफट लिखिए, अभी इसका हम रिवीजन भी करवा देंगे, जहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। हाँ जी लिखिए। हाँ आगे लिखिए, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट गया या बट गया? 2 शाखाओं में टूट गया। क्लियर है? वो 2 शाखाएं कौन सी थी? एक आपकी हीनयान और दूसरी शाखा थी महायान। क्लियर है जी? इसके बाद में देखिए लाडले, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी। कितनी संगीतियां हुई? लिखिए आप सभी प्यारे बच्चे, स्टार लगा के लिखना है। बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों में से 3 संगीतियां है। 3 संगीतियां बिहार में हुई। कहां हुई? बिहार में हुई। वो कौन सी है? एक बार आप सभी प्यारे बच्चों को हम दिखाते हैं। क्लियर है? ये आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, हम टाइप करवा के लाए हैं ताकि ज्यादा समय है वो हमें ना लगे। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों में से 3 संगीतियां हैं वो बिहार में हुई। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति। पहली संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई? ये राजगृह में हुई। शासक कौन था उस समय? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई? राजगृह। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। शासक था काला शौक, अध्यक्ष था सबा कमीर। ये आपको याद रखना है। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई। लाडले कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? सम्राट अशोक। अध्यक्ष कौन था? मोकलीपुत्र तीस। ये आपको ध्यान रखना है। चौथी बौद्ध संगीति है ये लाडले प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में। शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। यहां से आपके पेपर में 101% लाडले आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। फटाफट इसको आप सभी प्यारे बच्चे नोट कीजिए, उसके बाद हम लाडले आगे चलते हैं। चलिए हाँ जी लिखिए फटाफट। उसके बाद देखिए लाडले, बौद्ध साहित्य के आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, सर इनकी घर से निकलने की घटना क्या कहलाती है? घर से निकलने की घटना लाडले महाभिनिष्क्रमण कहलाती है ना। घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। क्लियर है? जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखवा दिया है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस त्रिरत्न थे वो आपको ध्यान रख लेना है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये यहाँ के 3 त्रिरत्न थे, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक भी दे, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, लेकिन वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहां अभी ज्यादा लेवल हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। कल हम लाडले जैन धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर जितना पढ़ाया है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे।
अभी आपको जितना पढ़ाया है उसका एक बार के लिए अच्छा सा रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न लाडले 101% है वो पूछा जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया बिहार का पार्ट 2। मधुबनी कला शैली बिहार की प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या भारत का बिहार है ये जनसंख्या की दृष्टि से, यहां एक लाइन लिखना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। क्लियर है जी? आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यहां का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लाडले हमने स्टार्ट किया क्या? बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो संगीतियां है वो बिहार के अंदर हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के अंदर हुई। क्लियर है? तो हमने सोचा क्यों ना आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया जाए, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। तो लाडले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। पिता शुद्धोदन थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। घर से निकलते ही 4 दर्शे इनको मिले, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, शव, सन्यासी। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर छोड़ दिया और ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्लियर है? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया बिहार के अंदर निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। इनके गुरु का नाम अलार कलाम और उद्दल था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया। ये घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। ये कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रावस्ती में दिया और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ अंगुत्तर निकाय था, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का उल्लेख इनके अंदर मिलता है लाडले। उसके बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई, जिसमें से 3 संगीतियां कहां हुई? बिहार के अंदर। 1 संगीति कश्मीर में हुई। ये आप देख सकते हैं ये संगीतियां कब कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। एग्जाम के अंदर आता है त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ किससे संबंधित है? ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपको हिस्ट्री के अंदर भी लाडले और पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा एक बार सभी नौजवान कमेंट करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से आप सभी नौजवान मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत उम्मीद के साथ हमें पढ़ा रहे हैं कि हाँ, इस बार इस वाली भर्ती में मेरे लाल का सिलेक्शन 100% होगा। हम लाडले हर एक वो कंटेंट, हर एक वो पर्सन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लाडले करवाया जाएगा। बस आप ईमानदारी के साथ इनको पढ़िए, अच्छी मेहनत कीजिए। अब की बार लाडले फौजी बनना है। हाँ जी, बताइए। बहुत बढ़िया हर्ष भाई। आगे नेक्स्ट बैच की क्लास का वक्त भी हो चुका है, तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। आप मेहनत कीजिए, आपका समय है ये बहुत मूल्यवान है, इसका सही सदुपयोग कीजिए और रच डालिए इतिहास। उम्मीद है बहुत आनंद आज आपको आया होगा। हाँ जी सर, चलिए हमें दीजिए इजाजत, आप कीजिए अच्छी मेहनत। और भी अगर कोई लाइन छूट गई है तो वो कल हम कवर करेंगे, कल हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।